Good morning and hi everyone. My name is Malika Tomar. I am from Ujjain, Madhya Pradesh, and my highest qualification is Masters in Zoology. And I've been teaching and mentoring NEET students for zoology subject. Now today I'll be covering the topic from chemical control and integration, coordination and integration, which is mechanism of hormone action. Now in this topic we'll be covering two subtopics. First one would be the classification of hormones. And the next one would be mechanism of hormone action. Now before I begin the first topic, which is the classification of hormones. Hormones क्या होते हैं ये जान लेते हैं. तो hormones हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ये काफ़ी ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज होते हैं और ये हमारी बॉडी के किसी टारगेटेड ऑर्गन पे जाकर के काम करते हैं और हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंडक्ट कराने में मदद करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स. अब देखिए, अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स और एक होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स. लिपिड से मेरा क्या मतलब है? लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल से मेरा मतलब है कि जो हमारे एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमें पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो लिपिड सॉल्युबल का मतलब होता है कि ये वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं दे कैन इजीली पास थ्रू द लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. तो लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होंगे हमारी बॉडी में? सबसे पहले तो ये होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आ सकते हैं? सेक्स हार्मोन्स में हमारे पास होते हैं एस्ट्रोजन, हमारे पास होता है प्रोजेस्टेरॉन, हमारे पास होता है टेस्टोस्टेरोन. इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स और कौन से होते हैं? ये होते हैं आइडोथायरोनिन, यानी कि थायराइड हार्मोन्स T3 T4, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन. इसमें आ जाएंगे T3 एंड T4. तो ये हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं. लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स में हमारे पास होते हैं कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस कौन से हार्मोन्स होंगे? हमारे कैटेकोलामाइंस होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. और वहीं दूसरी तरफ आएंगे यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन्स. हमारे नॉर्मल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं वो मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं. तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं. अब इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर ही इनके एक्शंस में अंतर आता है. सो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अब जैसा हमें पता है कि क्योंकि हमारे दो टाइप के हार्मोन हैं इसलिए हमारी मैकेनिज्म्स भी दो फॉलो होंगी. सबसे पहली मैकेनिज्म हम देखेंगे लिपिड सॉल्युबल के लिए और फिर हम देखेंगे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स की मैकेनिज्म. अब देखिए, जब हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की, हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स की. तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारी लिपिड बाइलेयर बन रही है. ये हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जैसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा हार्मोन है. अब
क्योंकि हमारा हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है तो ये लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर इसे मिलेगा हमारा हार्मोन रिसेप्टर, ये जिसे हम बुलाएंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर। साइटोसोलिक रिसेप्टर के पीछे कारण क्या होता है नाम के पीछे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसलिए ये साइटोसोलिक रिसेप्टर है। तो अब जो हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो साइटोसोल के साथ अटैच हो जाएगा, साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ, और ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाद में एंटर करता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा डीएनए। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर करेगा डीएनए या सेल के न्यूक्लियस के अंदर और इंड्यूस करेगा ऑल्टरेशन इन डीएनए। डीएनए ऑल्टरेशन के बाद शुरू होता है एमआरएनए ऑल्टरेशन, और जिससे बाद में हमें ऑल्टरेशन दिखता है कहाँ पर, प्रोटीन में। तो अब अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखें तो क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी है इसलिए ये इजीली हमारे फॉस्फोबाइलेयर को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर के जा करके चेंजेस को इंड्यूस कर रहा है। क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है एंड लॉन्ग लिविंग भी होती है तो ये परमानेंट चेंजेस इंड्यूस करती है। अब अगर बात करें हम हमारे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स की तो देखिए फर्क ये आता है दोनों में कि अब जो हार्मोन आएंगे वो हमारी लिपिड बाइलेयर को एक्सेप्टेबल नहीं होते, हमारी लिपिड बाइलेयर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमारी बॉडी ने क्या चेंजेस किए हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी लिपिड बाइलेयर के बीच में हमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे रिसेप्टर्स जिन्हें हम बुलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो जब हमारे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन आते हैं तो वो अटैच होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, और इसी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ अटैच रहता है हमारा जी प्रोटीन। जी प्रोटीन या ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन बनाता है एडिनाइलाइन प्रोटीन को या साइक्लेज को, ये बनाएगा एडिनाइलाइन साइक्लेज। ये एडिनाइलाइन साइक्लेज इन टर्न इंड्यूस करता है ब्रेकिंग ऑफ एटीपी। ये एटीपी को तोड़ने में मदद करेगा एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट साइक्लिक एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडिनाइलाइन साइक्लेज इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ही बनता है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर बाद में इंड्यूस करेगा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज। ये एक्टिवेट करेगा इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में। जो बाद में बायोकेमिकल चेंजेस को इंड्यूस करेंगे। अब क्योंकि ये लिपिड इनसॉल्युबल होता है इसलिए हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है जो एक्टिवेट करता है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन को, जो बनाता है एडिनाइलाइन साइक्लेज व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स। एडिनाइलाइन साइक्लेज तोड़ेगा एटीपी को एडीपी साइक्लिक एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जो एक्टिवेट करेंगे प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल जो ऑल्टरेशंस आने चालू होंगे। अब क्योंकि ये प्रोसेस में एक के बाद एक एक्टिवेशन हो रहा है चीज़ों का, इसलिए हम इसे कास्केड प्रोसेस भी बुलाते हैं। ये फास्ट होती है एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड।
तो अब अगर मैं आपको डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ और हम इस टॉपिक को अगर रैप अप करें तो देखिए ये हमारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं FSH विच इज़ रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या हो रहा है जब ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो पहला रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, साइक्लिक AMP बन रहा है, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं जिसके कारण हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है यानी कि ये लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच हुआ और इसने क्या किया, बाद में सेकेंडरी मैसेंजर बनाया और बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को इंड्यूस किया। अब साइक्लिक AMP के अलावा हमारे पास साइक्लिक GMP, IP3 और कैल्शियम 2 पॉजिटिव जैसे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक होता है फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।